सुप्रभातम भैया बहन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? भूगोल का पाठ 5 जल, और उसमें आज का टॉपिक है महासागरीय जल का परिसंचरण या उसमें उत्पन्न गतियाँ। तो 3 भाग में 3 वर्ग में बांटा गया है इन गतियों को। तरंग, महासागरीय धाराएं और तीसरा ज्वार भाटा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में। अब ज्वार भाटा है क्या? टाइड समुद्री जल जो है वह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे। तो ज्वार की स्थिति जब होती है तो समुद्री जल तट के भीतरी भाग काफी दूर तक आता है। जो कभी गए हैं बीच वगैरह पर, समुद्र के किनारे, कभी कोलकाता या मुंबई या मद्रास, चेन्नई वगैरह घूमने, तो उन्होंने देखा होगा कि समुद्र की लहर बार बार तट की ओर आती रहती है और तट से फिर दूर भागती रहती है। तो नियमित एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक नियमित अंतराल के बाद प्रतिदिन समुद्री जल जो है, जल का स्तर इस प्रकार ऊपर उठने और उसके नीचे गिरने को ही क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। अब जल का बढ़ा हुआ स्तर जो है उसको जल के बढ़े हुए स्थिति को हम ज्वार, और घटे हुए जल स्तर की जो स्थिति होती है उसको भाटा कहते हैं। इसको जल का जो स्तर है वह बढ़ा हुआ है उसको ज्वार, और जब जल का स्तर घटा हुआ है तो उसे हम भाटा कहते हैं। जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं लोग, मैंने आपको कहा कि अगर आप कहीं घूमने होंगे, पुरी गए होंगे, कोलकाता गए होंगे समुद्र किनारे, तो आपने इसको अवश्य ही देखा होगा, या फिर कभी आए तो बिल्कुल उसको देखें। तो यह होता क्यों है? सूरज और चंद्रमा दोनों ही अपने गुरुत्वाकर्षण के बल से पृथ्वी को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है ऐसे बहुत कम, सूरज से कम है, सूरज की अपेक्षा काफ़ी कम है गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसकी, किसकी? चंद्रमा की। लेकिन पृथ्वी के जो निकट है, पृथ्वी के निकट होने के कारण, पृथ्वी के काफ़ी पास होने के कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ता है, और इसी के परिणाम स्वरूप समुद्री जल जो है वह आकर्षित होकर ऊपर खींचा जाता है, उसके आकर्षण से ऊपर खींचा जाता है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ज्वार की स्थिति कहते हैं। कुछ समय के बाद वह उस स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और वह उठा हुआ जल स्तर फिर नीचे की ओर आ जाता है, जिसे हम भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटा के प्रकार क्या हैं? क्या इसमें भी कोई तरह तरह के, अलग अलग तरह के ज्वार भाटा हैं क्या? बिल्कुल सही, बृहत ज्वार भाटा, और लघु ज्वार भाटा। बृहत ज्वार भाटा और तो यह बृहत ज्वार भाटा क्या है? बृहत ज्वार भाटा की पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार की स्थिति जो होती है उस उच्चतम स्थिति, सबसे ऊंची जल का स्तर सबसे ऊंचा पहुंच जाता है। तो कब? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। क्यों? क्योंकि इन दिनों, चाहे पूर्णिमा हो या अमावस्या, इस दिन सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा के एक रेखा में होने के कारण क्या होता है? उस दिन जल स्तर सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। कब होगा? चाहे तो अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या क्या होगा? बृहत ज्वार भाटा। अब लघु ज्वार भाटा, जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के कहाँ पर आ जाते हैं? केंद्र में। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण क्या होता है?
जब चंद्रमा प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर क्या बनाते हैं, समकोण। यह पृथ्वी हो जाएगी और वह क्या बनाएगा, यह पृथ्वी, यह पृथ्वी, चंद्रमा और यह सूर्य कितना का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। यह कब होगा, लघु ज्वार भाटा इसको कहेंगे। पृथ्वी, सूरज और चांद के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है जब, तो यह क्या होता है, उस दिन लघु ज्वार भाटा कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप ज्वार और भाटा के जल स्तर के बीच काफी अंतर आ जाता है। ऐसे ज्वार भाटा को क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटा के कुछ लाभ भी हैं। तो अब नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई गाद जो होती है, जो नदियाँ समुद्र में गिरती है, उनकी गाद भी क्या होती है, जो बंदरगाह, समुद्र के किनारे का जहाँ जहाज लगते हैं, बंदरगाह का पत्तन क्षेत्र जो होता है वहाँ जमा हो जाता है और उस ज्वार का जल वापस जाते समय वहाँ का सारा गाद को क्या होता है, वापस लेते हुए अपने साथ बहा ले जाता है, जिसके कारण वह पत्तन का क्षेत्र बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है, उसमें गाद जमने नहीं पाता है। दूसरा है कि पत्तन क्षेत्र यानी बंदरगाह जहाँ समुद्री जहाज बेड़े आके लगते हैं, उसमें जब ज्वार की स्थिति होती है, समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठा रहता है, तो जल की गहराई वहाँ पर ज़्यादा हो गई। जल स्तर बढ़ा है तो गहराई समुद्री जल वहाँ पर काफ़ी है। उस स्थिति में जो बड़े बड़े जहाज जो कम जल की स्थिति में किनारे तक नहीं आ पाते थे, वह ज्वार के समय आसानी से बंदरगाह तक पहुँच आ जाते हैं। गुजरात में जो कांडला बंदरगाह है या पश्चिम बंगाल का हल्दिया बंदरगाह है, तो यहाँ पर इस ज्वार के समय जहाज़ों को किनारे तक आने में काफ़ी सहायता मिलती है और उसका काफ़ी लाभ यहाँ उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त ज्वार भाटे का ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में अगली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि ज्वार भाटे की ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। जापान और कनाडा में ज्वारीय ऊर्जा का विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने महासागरीय गति ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा, ज्वार भाटा के प्रकार, ज्वार भाटा से होने वाले लाभ के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारे और महासागरों से हमें क्या क्या मिलता है। इसके बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है कि मानव महासागरों का हमारे जीवन पर, चाहे वह डायरेक्ट हम उसका लाभ लें या इनडायरेक्टली, काफ़ी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और मनुष्य को महासागरीय क्षेत्र जो हैं तो अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, खासकर पेट्रोलियम, ये सब कहाँ से मिलते हैं, समुद्रीय क्षेत्र में मिलते हैं। बहुत खाद्य पदार्थ, मछलियाँ इत्यादि और ऊर्जा के संसाधन पेट्रोल जो हैं वह हमें महासागर से ही प्राप्त होते हैं। परिवहन की दृष्टि से देखें तो समुद्री यातायात जो है सबसे सस्ता और सबसे सुलभ साधन है। बड़े बड़े भारी सामान की आवाजाही हम समुद्री मार्ग से ही जलमार्ग से कर सकते हैं। अब महासागरों को जलवायु नियंत्रक भी कहा गया है ना, कि जलवायु को नियंत्रित करके रखना इनके हाथ में है, क्योंकि इनके प्रभाव से ही, महासागरों के प्रभाव से ही तापमान और वर्षा पर नियंत्रण रहता है। जल धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा होता है, जिसके कारण समुद्री जल जो होता है वह सूर्यातप को, सूर्य से आने वाले ताप को, सूर्यातप को अपने अंदर सोख लेता है। कौन सोख लिया सूर्यातप को? महासागर का जल। अब ये जल जब अत्यधिक उष्मा को अवशोषित कर लिया तो वहाँ का जल गर्म हो गया और गर्म जलधाराएं बनकर उन गर्म जलधाराओं के माध्यम से यह ऊर्जा ठंडे प्रदेशों की ओर वहाँ से संचरित होती है, स्थानांतरित होती हैं, जिससे ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि महासागरीय जो जल हैं
वह जल ही वाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में फिर हमको प्राप्त होते हैं, जिससे हमारी कृषि या अंडरग्राउंड भूमिगत जल इत्यादि हमारा रिचार्ज होते रहता है। इस प्रकार महासागर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मनुष्य के लिए महासागर की उपयोगिता सिद्ध करती है और हमारा जीवन, मानव जीवन महासागरों से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। ठीक ना। तो आज यह पाठ 5 जल समाप्त हुआ। बाकी इसके प्रश्नोत्तर या टूरिस्ट प्रश्न फिर नेक्स्ट कक्षा में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।